जय हिंद साथियों, मैं तरुण कुमार आप सभी का इंडियन परिवार में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो नवीन सर की नायक सीरीज़ है, इसका हम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। हम इससे पहले 11 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं किए तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आपको ये नायक सीरीज़ मिल जाएगी, वहाँ से कर सकते हैं। और आज हम देखने वाले सेट नंबर 12 और सेट नंबर 13। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए, क्या PDF हो चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इस हर एक क्लास की PDF अवेलेबल हो जाती है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं क्लास की ओर। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अपना पहला प्रश्न है, किस राज्य के सिद्धियों को सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्सव कला शैली है। तो किस राज्य का है? वो है गुजरात राज्य का। गुजरात राज्य के कुछ और अन्य नृत्य हैं, जैसे गरबा, दांडिया, ये किस राज्य के हैं लोक नृत्य? तो ये है गुजरात के। इसके अलावा हैं टिप्पाणी, जुरिथुन, भवई, लास्या, झाकोलिया, ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो यह गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं। इसी के साथ अगर बात करें सिद्धि धमाल की, तो यह कब आया था? तो ये 17 से 18, 14 से 17वीं शताब्दी में अफ्रीकन आए थे। जब अफ्रीकन आए थे तब ये शिकार कर समय जो नाच करते थे, जो सिद्ध धमाल है, एक किस प्रकार के डांस है? जब 16 से 17वीं शताब्दी में अफ्रीकन आए थे और जब भी शिकार कर के नाचते थे, जब शिकार करने के बाद आते थे तो डांस करते थे, उसे सिद्धि धमाल नृत्य कहा जाता था। इसका अन्य नाम क्या था? इसका अन्य नाम था मशिरा। क्या इसका अन्य नाम था? मशिरा। इसी के साथ बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी की कुछ महत्वपूर्ण, जैसे ख्याल हो गया, दादरा हो गया, ये महत्वपूर्ण नृत्य हैं। MP की बात करें, MP की राई हो गया, मटकी हो गया, राजस्थान में चकरी और गैर हो गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो किसके लिए है? वह पंडवानी के लिए। क्या? पंडवानी के लिए। अगर बात करें इन्हें पद्म श्री कब मिला था, तो 1988 में इन्हें पद्म श्री मिला था, 2003 में इन्हें पद्म भूषण मिला था और 2019 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। ये किस राज्य के थे? छत्तीसगढ़ राज्य की। किसके? छत्तीसगढ़ राज्य के। पंडवानी के कुछ अन्य कलाकार हैं, जैसे पुनिया बाई हो गया, जैना बाई हो गया और लक्ष्मी साहू हो गया। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की कुछ अन्य नृत्यों की, तो राउत नाच हो गया, झिरलिती और गेंडी हो गया। यह सारे किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये राज्य हमारा है छत्तीसगढ़। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद कहा जाता है? तो वो कौन है? वो है बड़े गुलाम अली खान। कौन है? बड़े गुलाम अली खान। इसके अन्य हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इन्हें 2001 में भारत रत्न मिला था। और एक है पंडित रविशंकर, इन्हें 1999 में भारत रत्न मिला था। वहीं बात की जाए पंडित भीमसेन जोशी की, इनको भी 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो वो थे पंडित रविशंकर। इन्हें कब मिला था? इन्हें मिला था 1967 में। इनकी एल्बम थी बेस्ट मीट्स ईस्ट, ये, और इनको 1986 में एक ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया था। क्या? ग्रैमी अवार्ड इनको कब मिला था? तो वो मिला था 1986 ईस्वी में। अगर बात की जाए 2024 में भारतीय ग्रैमी अवार्ड
किन किन को मिला है? तो मिला है राकेश चौरसिया को बांसुरी के लिए, शंकर महादेवन को गायक हैं ये, गणेश राजगोपालन को वायलिन वादक हैं, और एस विनायक राम को ये ताल वादक हैं। क्या ये ताल वादक हैं? और जाकिर हुसैन है एक तबला वादक हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, किसे भारतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त होता है? तो वो है डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। कौन है? डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। भारतनाट्यम की कुछ अन्य शैलियां हैं जो बहुत ही प्रख्यात हैं। वो कौन कौन सी है? वो है पंडा नल्लूर शैली, इनसे संबंधित है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। दूसरी अपनी भुजपुर शैली, भुजपुर शैली, इससे संबंधित है रमैया पिल्लई। मेलात्तूर दौरेजा अय्यर, काला चित्र शैली रुक्मणी देवी अरुंडेल। यह नाम बहुत ही एग्जाम में चर्चित रहा है इस साल, तो यह एग्जाम में पूछने की संभावना है। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक कौन है? तो वह है अभिलाषा बराक। कौन है? अभिलाषा बराक। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए पहली महिला पायलट कौन है, तो पहली महिला पायलट है वो है सरला ठगराल। कौन? सरला ठगराल। वहीं अगर पूछा जाए आपसे कि पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो वो है अवनी चतुर्वेदी। कौन है? अवनी चतुर्वेदी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, किस वर्ष में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आईसीसी के का गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया था? आईसीसी का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इंग्लैंड को। किसको? इंग्लैंड को। इसका संस्थापक देश भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और कौन है? वो है साउथ अफ्रीका। अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कब हुआ था, वो हुआ था 1965 ईस्वी में। अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का गठन कब किया गया, तो वो किया गया 1989 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो है ग्रेग वर्क ग्रेग बर्गले। ये किस देश के हैं? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय आईसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जगमोहन डालमिया। कौन? जगमोहन डालमिया। अगर वहीं आपसे पूछा जाए एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है कोलंबो। इसके अध्यक्ष हैं जयसा। कौन है? इसके अध्यक्ष हैं जयसा। अगर वहीं आपसे पूछ ली जाए बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1928 ईस्वी में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, किस महिला व्यक्तित्व को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? वो है पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। इनको पहला जो मिला था वो मिला था 2016 में सिल्वर रियो ओलंपिक, वहीं दूसरा 2020 में ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो ओलंपिक में। अगर पूछा जाए पुरुष पुरुष में डबल मेडलिस्ट कौन है, वो है सुनील कुमार। कौन है? सुनील कुमार। इन्हें 2008 में मिला था कांस्य पदक, और 2012 में मिला था रजत पदक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंड एंड देन वन डे या मेमोरियल किस किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है? वो है नसरुद्दीन शाह की। किसकी? नसरुद्दीन शाह की। इसी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो कौन से अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। कौन से? 52 से लेकर 78 तक। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 79 से लेकर 122 या 79 से लेकर 122 किससे संबंधित है, तो वो संसद से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 123 से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और आर्टिकल 124 से 147 संघ न्यायपालिका, वहीं 148 सीएजी। कौन है? 148 से लेकर सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल।
जिसे हम महालेखा परीक्षक के नाम से भी जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और हैं, जैसे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है, तो वो है आर्टिकल नंबर 85। कौन सा? आर्टिकल 85। अगर वहीं पूछा जाए आपसे कि अनुच्छेद आर्टिकल 120 किससे संबंधित है, तो वह संसद के कामकाज की भाषा। आर्टिकल 122, आर्टिकल 122 संसद की कार्यवाही जांच नहीं करेगा। संसद की कार्यवाही जांच नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा? तो न्यायालय। एक किस्म है, यह है आर्टिकल 122 के अंतर्गत आता है। यदि आपको पॉलिटी की डिटेल्स वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। एक मैराथन बड़ी हुई है 1.5 से 2 घंटे की, उसमें पॉलिटी के सारे अनुच्छेद बड़ी डिटेल से समझाए गए हैं एक एक करके। और जल्द ही पॉलिटी की एक मैराथन और आने वाली है, आप लोग उसमें जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि वो एक मार्क्स बूस्टर सीरीज के तहत वीडियो डिजाइन की जा रही है, जिसमें आपका जो भी टॉपिक होगा वो बहुत अच्छे से कवर किया गया होगा, और उसमें A to Z वनडे एग्जाम से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे आपके उस क्लास से मिल जाएंगे। तो इसी के साथ अपना आर्टिकल है आर्टिकल 129, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा, एक किस आर्टिकल में कहा गया है, तो एक आ गया आर्टिकल 129 में। 129 में। वहीं अगर पूछा जाए कि 124 किससे संबंधित है, तो 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। क्या? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 125 में न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है। वहीं 126 कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 126। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 52वां संविधान संशोधन जो संबंध है वो है दल बदल से। किसे? दल बदल से। आपको बताना है दल बदल किस अनुसूची में है, दल बदल किस अनुसूची में है आपको बताना है। अगर पूछा जाए कि 56वां संविधान संशोधन 1987 क्या है, को तो इसके तहत मिला था गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा। और वहीं 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन में गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था, तो वो था 12वां संविधान संशोधन। कौन सा? 12वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन के तहत नागालैंड बनाया गया था। वही 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अगर पूछा जाए कि गोवा कब बना, तो गोवा बना था दिसंबर 1961 में। ये किसके अधीन था, तो ये पुर्तगालियों के अधीन था। किसके? पुर्तगालियों के अधीन था। अगर एक प्रश्न और बनता है दिल्ली से, दिल्ली को एनसीटी या एनसीआर में कब परिवर्तित किया गया, तो वो किया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991 में। कब? 1991 में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। जो अपना अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि के द्वारा प्रशस्ति नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया था, उसका क्या नाम है? वह जो शिलालेख था उसको हम हर्षेण का शिलालेख कहते हैं। तो कवि कौन थे? हर्षेण थे। और इन्हें किस किस कहाँ पे किया था, तो ये प्रयाग प्रशस्ति लेख है, जिसमें 33 पंक्तियां थी। किसमें? 33 पंक्तियां थी। अगर पूछा जाए गुप्त वंश, गुप्त वंश भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। क्या भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है गुप्त वंश को। अगर पूछा जाए गुप्त वंश की स्थापना की किसने की, तो वो की श्रीगुप्त ने। किसने? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त के बाद कौन आया, वो आया घटोत्कच। पूछा जाए घटोत्कच के बाद कौन आया, तो वो आया चंद्रगुप्त प्रथम। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। इसी को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। समुद्रगुप्त के बाद आया चंद्रगुप्त के बाद आया समुद्रगुप्त, और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। क्या भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया।
इसके बाद आपका आता है वाकाटक वंश। जो वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस किस सम्राट से था, तो इसका संबंध था चंद्रगुप्त द्वितीय से। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय से। जो वाकाटक वंश है इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था बिंद शक्ति। कौन? बिंद शक्ति। अगर पूछा जाए कि अकबर के अलावा, अकबर बीरबल के अलावा किसके दरबार में नौ रत्नों की उपलब्धि थी, तो वो थी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल रहा था वो 380 से लेकर 414 एडी तक। इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, भावबली परजाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात और हैं, जैसे चाइना वान जलप्रपात कहाँ पर? महाराष्ट्र में। धोबी जलप्रपात कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। कुंचिकल कहाँ है, तो कर्नाटक में। और कर्नाटक का एक और है, वह है जोग प्रताप। क्या? जोग प्रपात कहाँ पर है, वो भी हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण झीलें देख लेते हैं, जैसे भूसी झील होगी कहाँ? महाराष्ट्र में। बेन्ना झील होगी महाराष्ट्र में। लोनार झील होगी महाराष्ट्र में। इसको हम पिंक झील के नाम से भी जानते हैं। बैतरणी झील होगी महाराष्ट्र में। वहीं ओज ताल और इंदिरा सागर कहाँ है? ओज ताल और इंदिरा सागर कहाँ है, तो वह है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि अनसुप्पा अनसुप्पा झील कहाँ है, तो उड़ीसा में। पुष्कर झील राजस्थान में। कीठम झील उत्तर प्रदेश में। परपूरक झील केरल में। वहीं आपसे पूछ लिया जाए चिल्का झील कहाँ है, तो कहाँ है? उड़ीसा में। बीरमन झील तमिलनाडु। और सेचल झील वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृष्णा, जो कृष्णा नदी है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो हैं एरला, वरना और डिंडी। एरना, वरना और डिंडी। सूरसागर झील किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है, वो है उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में। रेणुका झील पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में। गंगा झील पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि भारत ने एफआरबीएम राजकोषीय उत्तरादित्य और बजट संबंध अधिनियम कब लागू किया था, वो किया था 2004 और 2005 में। ये एफ आर बी एम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये एक्ट कब आया था, तो ये एक्ट आया था 2003 में। कब? 2003 में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना को किस और रूप में भी जाना जाता है, तो इसको हम किस और नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं बॉम्बे योजना के नाम से। इसमें कितने 8 उद्योगपतियों ने मिलकर इसको बनाया था। इसमें कुल कितने भाग थे, तो इसमें कुल कुल 4 भाग थे। कितने? इसमें कुल 2 भाग थे। जो पहला भाग आया था वो 1944 ईस्वी में आया था, और जो दूसरा भाग आया था वो आया था 1945 ईस्वी में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जो अपना अगला प्रश्न है, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछा जाए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो वो थे एन के सिंह। वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 280। कौन सा? आर्टिकल 280। अगर पूछा जाए 16वें वित्त आयोग कौन है, तो वो है अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। वही पहले वित्त आयोग पूछ लिया जाए तो 1951। कौन? के नियोगी। अगर दूसरे वित्त आयोग पूछ लिया जाए के सामंतम। कौन सी? के सामंतम। इनका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 1957 से लेकर 1962 तक। अगर वहीं राज्य वित्त आयोग की बात की जाए तो किस आर्टिकल से संबंधित, तो ये इनका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 243 का आई। 243 का आई। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो इसको हम जड़त्व का या जड़ता का नियम भी कहते हैं। क्या? जड़त्व या जड़ता का नियम भी कहा जाता है। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन या डायन होता है। क्या? न्यूटन या डायन होता है। अगर बल की विमा पूछ ली जाए तो बल की जो विमा होती है वो होती है M L T की पावर -2। क्या? M L T की पावर -2।
तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। समूह शून्य के तत्व को सामान्यतः क्या कहा जाता है? जो समूह शून्य के तत्व होते हैं उन्हें हम अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं। क्या? अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं। इनकी संयोजकता जो होती है वो हमेशा जीरो रहती है। क्या? हमेशा जीरो रहती है। ये कौन कौन से हैं? तो हैं हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेप्टॉन और रेडॉन। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोसले ने किस प्रतीक का उपयोग किया था? तो वो किया था परमाणु क्रमांक का। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है जेड। क्या है? जेड। बंदर के काटने से होने वाला रोग। तो बंदर के काटने से कौन सा रोग होता है? वो होता है रेबीज। कौन सा होता है? रेबीज। और रेबीज से क्या हो जाता है? वो हो जाता है हाइड्रोफोबिया, जिससे हमें पानी से डर लगने लगता है। रेबीज होने से होता है हमें हाइड्रोफोबिया, जिससे हमें पानी पानी से डर लगने लगता है। अगर पूछा जाए कि रेबीज का टीका किसने बनाया था, तो वो बनाया था लुई पाश्चर ने। किसने? लुई पाश्चर ने। कब बनाया था? 1885 ईस्वी में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की बात कही है? तो किसको कही है? तो वो कही है भूटान को। अगर पूछा जाए कि भूटान की राजधानी क्या है, तो थिम्पू। भूटान की मुद्रा क्या है? तो वो है युगुट्रम। क्या है? युगुट्रम भूटान की मुद्रा। इस बार एग्जाम में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम हुआ था 17 और 18 को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो भी बना है भूटान। और भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? आपको बताना है यूनेस्को की जो स्थायी सूची है उसमें भारत की कितनी जगह शामिल है। भारत की कितनी जगह शामिल हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कौन है? वो है मध्य प्रदेश की खूनी भंडारा, रामनगर स्मारक। कितना? रामनगर स्मारक, ग्वालियर का किला, धमनार, भोजेश्वर मंदिर, रॉक आर्ट, जो कहाँ है? चंबल वैली में। भारत की पहली स्वच्छ और स्वस्थ फूड वाली गली कौन सी बनी है? वो बनी है प्रसादन गली। वो भी कहाँ की है? वो भी मध्य प्रदेश की है। और पूछा जाए कि भारत का सबसे बुजुर्ग बुजुर्ग स्लॉथ का नाम क्या था? तो उसका नाम है बबलू। क्या है? बबलू। स्लॉथ कहते हैं भालू को। किसको? भालू को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में घुमोर होली किस राज्य में मनाई गई है? तो वो मनाई गई है बिहार राज्य में। किसमें? बिहार राज्य में। यह 3 दिवसीय त्योहार है। इसमें 3 दिवसीय त्योहार है। इसमें इसे हम नागी महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। नागी पश्चिम महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछा जाए ट्रैफिक ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो भी बना है बिहार राज्य। कौन सा? बिहार। कॉपर कॉपर मॉडल बापू टावर कहाँ पर बनाया गया है? तो वो भी बनाया गया गर्दनी बाग बिहार में। कहाँ पर? गर्दनी बाग बिहार में। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताजा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया अमेरिका में। किसमें? अमेरिका में। आपको बताना है अमेरिका की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी और अमेरिका की मुद्रा क्या है। इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। कहाँ? कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लास नंबर 13 या सेट नंबर 13 यहाँ से शुरू होने वाला है। अगर पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश की आदि आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली कौन सी है? तो वो कौन सी है? वो है तापू। कौन सी है? तापू। तापू के अलावा अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी अन्य शैलियाँ प्रसिद्ध हैं? तो वो है बारडो छम, रिखम पांडा, भुइया, बांचो,
पोपेर, मुखौटा, लायन एंड पीक। क्या लायन एंड पीक यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह मोनपा जो जनजाति है उसके द्वारा मनाई जाती है, लायन एंड पीक। अगर पूछा जाए काकरस किसकी है? तो छत्तीसगढ़ की। सांगबो किसकी है? तो नागालैंड की। और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ भाग में मनाया जाता है। सांगबो त्योहार किसका है? तो वो है नागालैंड का। किसका? नागालैंड का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। पारंपरिक गायन नट का गायन जो गायन नट है इसका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो है मणिपुरी। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। आपको बताना मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर पूछा जाए तो मणिपुर को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? वो है जोगई और चोलो। अगर इसकी शैलियों की बात की जाए तो इसमें तीन प्रकार की शैलियां पाई जाती हैं। वो है लाई हरोबा और संकीर्तन और रासलीला। संकीर्तन और रासलीला। इसमें प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र का नाम है पैना। क्या है? पैना। अगर पूछा जाए कि इसमें ताल कितनी होती है तो इसमें ताल होती है 64, 64। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है ख्याति के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित है? किस संगीत घराने से संबंधित? वो है किराना घराने से। किससे? किराना घराने से। किराना घराने के संस्थापक कौन थे? तो वो थे करीम खान, वाहिद खान, शकूर खान। अगर पूछा जाए रामा वैद्यनाथन को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसके लिए किया गया था? सिंपल सा अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है। रामा वैद्यनाथन किस किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो है भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम से। और कौन है? वो है उर्मिला उर्मिला सत्यनारायणा। कौन? उर्मिला सत्यनारायणा। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि मोहिनी अट्टम से संबंधित प्रमुख व्यक्ति तो है नीना प्रसाद और रागनी देवी। ओडिसी डांस मोहिनी अट्टम किस किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपको बताना है। अगर पूछा जाए ओडिसी डांस की तो मायाधर राउत और रानी कर्ण। और कौन? रानी कर्ण। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपको कमेंट में बताना। हम लोग पहले कई बार इसको देख चुके हैं तो अब आपका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। एन शैलजा भारतीय विट्ठल। बरली जो बरली चित्रकला है वो भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो किस राज्य की लोक चित्रकला है? वो है महाराष्ट्र की। किसकी? महाराष्ट्र की। कुछ महत्वपूर्ण चित्रकलाएं देख लेते हैं जैसे रंगवाली और कसूती किस राज्य की है? तो कर्नाटक की। किसकी? कर्नाटक की। मधुबनी या मिथिला पेंट्स कहाँ की है? बिहार की। और कौन सी है? वो आर्यन और गोदान। कौन? आर्यन और गोदान। तंजौर तंजौर और कोल्लम किस कहाँ की है? तमिलनाडु। पिथौरा, अथिया, साथिया यह कहाँ की है? गुजरात की। वहीं बाघ मध्य प्रदेश की। और वहीं कलमाज टू और मार्गम कली कहाँ की प्रसिद्ध प्रिंटिंग है? वह है केरल राज्य की। इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है लिम्मा राम है यह किस खेल से संबंधित है? तो यह लिम्बा राम किस खेल से संबंधित है? तो ये तीरंदाजी से संबंधित। किससे? तीरंदाजी से संबंधित। आपसे पूछा जाए कि तीरंदाजी किस 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 देश का राष्ट्रीय खेल है? तो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वो है भूटान का। इनको 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार की बात की जाए तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1961 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और 2023 में अर्जुन पुरस्कार मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी जैसे मोहम्मद शमी। किससे संबंधित? क्रिकेट से। पवन कुमार और वहीं ऋतु नेगी कबड्डी से। और कौन कौन है?
यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वहीं ओजस प्रवीण देवताल और अदिति गोपीस्वामी, यह भी किससे तीरंदाजी से संबंधित है, किससे तीरंदाजी से संबंधित है। मुरली श्रीशंकर व्यायाम से संबंधित है और अजय कुमार वाइट ब्लाइंड ब्लाइंड क्रिकेट से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि द्रोणाचार्य जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह किनको दिया जाता है, तो यह कोच को दिया जाता है। किसको? कोच को दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 ईस्वी में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से 1992 ईस्वी में। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि ध्यानचंद पुरस्कार, अगर खाली ध्यानचंद पुरस्कार की बात की जाए तो यह 2002 से शुरू हुआ था। कब? 2002 से शुरू हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एस अंगेस्ट एस्ट एस अंगेस्ट ओडस किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? वो है सानिया मिर्जा की। किसकी? सानिया मिर्जा की। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। से आर्टिकल 74 किससे संबंधित है? तो लेख मंत्री परिषद केंद्र सरकार से संबंधित है। क्या? केंद्र सरकार में एक लेख मंत्री परिषद होगा, यह आर्टिकल 74 बताता है। वहीं अगर बात की जाए कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा, तो ये किस आर्टिकल में कहा गया? तो ये आर्टिकल 74 ए में। किसमें? आर्टिकल 74 ए में कहा गया। अगर आर्टिकल 75 की बात की जाए तो आर्टिकल 75 संबंधित है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। क्या? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ, योजनाएं, वेतन, भत्ते किस आर्टिकल में है? तो यह भी आर्टिकल 75 के अंतर्गत आते हैं। अगर वही पूछा जाए कि मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी, तो मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी वो लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। किस संविधान संशोधन में कहा गया था? तो ये कहा गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। वहीं आर्टिकल 78 अपना राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करे। वहीं आर्टिकल 77 बताता है 77 कहता है भारत सरकार के कार्यों का संचालन आर्टिकल 77 से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 76 भारत में महान्यवादी कौन होता है? तो भारत सरकार का एक कानूनी सलाहकार या भारत सरकार का एक वकील मान सकते हैं इसको, या वकील कहा जा सकता है। वहीं आर्टिकल 81 हमारा लोकसभा की संरचना को बताता, क्या? लोकसभा की संरचना को बताता है। वहीं आर्टिकल 83 अपना किससे संबंधित है? संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी, यह हमारा आर्टिकल 83 बताता है। वहीं आर्टिकल 87 या 87 कहता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। वहीं आर्टिकल नंबर 88 अनुच्छेद 88 कहता है महानवादी संयुक्त बैठक में हिस्सा तो ले सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। क्या? वोट देने का अधिकार नहीं होगा। आर्टिकल 79 कहता है संसद के प्रावधान क्या क्या है? तो अगर पूछा जाए कि संसद के भाग कितने हैं, तो संसद के जो भाग हैं वो हैं 3। कौन कौन से, या अंग बोला जाए या भाग बोला जाए तो वो है 3: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए संसद में सदन कितने होते हैं, तो संसद में 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 85, आर्टिकल 85। इसमें संसद सत्रों की बात की गई है। क्या? संसद सत्रों की बात की गई। वहीं आर्टिकल 83 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। वहीं आर्टिकल 98 98 संसद का एक सचिवालय होगा, इसके बारे में बताया जाता है। वहीं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है फायान एक चीनी यात्री था। फायान एक चीनी यात्री था। वह किसके शासन काल में आया था? किस सम्राट के शासन काल में आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय की का। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि थी वो कौन सी थी?
या उसे किस अन्य नाम से जाना जाता था, तो उसे सकारी या विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो फायान की पुस्तक थी वो थी फा यू की। कौन? फा यू की इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। वहीं एक और चीनी यात्री आया था, वो किसके शासनकाल में आया था? वो आया था हर्षवर्धन के। इसके हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। जो हैंग सांग की पुस्तक थी वो थी शी यू की। कौन सी? शी यू की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन बना? तो वो बना चंद्रगुप्त प्रथम। कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एरन अब्लिक, जो एरन अब्लिक है, एरन अब्लिक का संबंध किस से है या किस शासक से है? तो एरन अब्लिक का संबंध है वो बुद्धगुप्त से है। किससे? बुद्धगुप्त से। और एरन अब्लिक का गुप्त भानुगुप्त से भी है। एरन अब्लिक का गुप्त संबंध भानुगुप्त से भी है। कौन कौन? भानुगुप्त का जो एरन अब्लिक मिला था वो 510 एडी के समथिंग मिला, और इसमें सती प्रथा के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में वर्णन किया गया? सती प्रथा के बारे में। तो पहले तो ऑप्शन में इन दोनों को नाम एक साथ नहीं दिया जाएगा, ये दोनों आते हैं और ऑप्शन में होता है ए और बी बोथ, तो हम दो ए और बी बोथ पर टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ महत्वपूर्ण चोटियां जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे पूछा जाए कि झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है पारसा पारसनाथ। कौन सा? पारसनाथ। अन्नाईमुड़ी किस राज्य का है? अन्नाईमुड़ी केरल का है। गिरनार गुजरात का है। कांगटू अरुणाचल प्रदेश का है। वहीं आंध्र प्रदेश का है अरमाकोंडा। आंध्र प्रदेश का क्या है? अरमाकोंडा। और मध्य प्रदेश का है धूपगढ़। कौन सा? धूपगढ़। वहीं नागालैंड का है सारामती। नागालैंड का कौन सा है? सारामती। उड़ीसा का देवमाला। उड़ीसा का देवमाला। उत्तर प्रदेश का अस्तो। और महाराष्ट्र का क्या है? इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में महाराष्ट्र का बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो पेरुदुत लागत है, यह किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो है श्रीलंका की। किसकी? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछा जाए कि जो अपने भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी हैं? तो भूटान की है गंगखर पुनसुर, म्यांमार की है खाबो सिराजी, नेपाल की है माउंट एवरेस्ट, चीन की है चुमंगलामा, पाकिस्तान की है तिमरचीर, और अफगानिस्तान की है नौशाद, बांग्लादेश की है कीकराडोंग। कौन सी? कीकराडोंग। अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल वैश्विक आबादी कितनी है? तो वो कितनी है विश्व के स्तर पर? तो वो है विश्व के स्तर पर 17.5%। अगर पूछा जाए कि भारत के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? तो वो 16.5% या 16.49% भी कहा जा सकता है। अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 121 करोड़। कितनी? 121 करोड़। जो इसमें ग्रामीण जनसंख्या है वो है 68.84%। वहीं शहरी जनसंख्या 31.46%। अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो 2001 से 2011 की जो दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है? वो रही है 17.5%। कितनी? 17.5%। कुद्रेमुख की खाने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो किस राज्य में है? वो है कर्नाटक राज्य में। किसमें? कर्नाटक राज्य में। वहीं बेलाडीला की खदानें हैं वो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। वहीं बादला बालदा बालदा और गोरुमिताली की खदानें कहाँ हैं? वो हैं उड़ीसा राज्य में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1991 में भारतीय रुपए अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया था? तो किया गया था दो में। कितने में? दो में।
आपका अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री किस तारीख को देश का जो केंद्रीय बजट है वो किस तारीख को पेश किया जाता है? तो वो किया जाता है 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी को। लेकिन ये कब से शुरू हुआ? तो ये 2017 से प्रारंभ हुआ। कब? 2017 से। लेकिन 2017 से पहले या 2016 तक ये कब किया जाता? तो ये फरवरी का जो अंतिम दिन वर्किंग डे होता था, तब वो बजट पेश किया जाता था। कब? तब वो बजट पेश किया जाता था। बजट किस आर्टिकल में आया है? तो बजट हम से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 112। कौन सा? 112। पहला बजट कब लाया गया था? तो पहला जो बजट पेश हुआ था वो हुआ था 1860 में। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने किया था। कब? जेम्स विल्सन ने। अगर पूछा जाए आज़ाद भारत का पहला बजट कब आया, तो आया 1947 में। इसको जो पेश करने वाले थे वो थे षडमुख सेट्टी। अगर पूछा जाए पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया था और कब आया था, तो यह आया था 2020 2021 और 20 में। इसको पेश करने वाली महिला थी, वो थी निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत की पहली वित्त मंत्री कौन थी। भारत की पहली वित्त मंत्री कौन थी? तो वो थी हमारी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 मई 2016 से। कहाँ से? तो बलिया, उत्तर प्रदेश से। वहीं पीएम उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वो हुई 10 अगस्त 2021 को महोबा, उत्तर प्रदेश से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में म्यूचुअल फंड एंड उद्योग किस संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किया जाता है सेबी और आरबीआई के द्वारा। सेबी और आरबीआई के द्वारा। आपको बताना है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताना है। एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है आवेग। आवेग क्या होता है? आई बराबर होता है एफ इंटू टी। क्या? एफ इंटू टी। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक और देख लेते हैं, जैसे सीस्मोग्राफ से हम क्या नापते? तो भूकंप की तीव्रता हम किसमें नापते? सीस्मोग्राफ पे। ये देखी किस पे जाती है? तो देखी जाती है रिएक्टर स्केल पे। सूर्य की किरणें हैं उनकी तीव्रता किसमें नापते हैं? वो नापते हैं हम एक्टियोमीटर। किसमें? एक्टियोमीटर। वहीं समुद्र तल से ऊंचाई हेक्सोमीटर और समुद्र तल की गहराई फैदोमीटर। क्या? फैदोमीटर। वर्षा की मात्रा रेन गेज द्वारा मापी जाती है। कुछ महत्वपूर्ण क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन सी हैं? मृदा धातुएं कौन कौन सी हैं? तो वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। वहीं अगर केवल क्षार धातुएं पूछी जाए तो कौन सी है? लिथियम, सोडियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम। अब अगला प्रश्न है कि कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां, उनसे बॉडी का कौन सा पार्ट या कौन सा अंग डैमेज हो जाता है? तो अगर पूछा जाए ट्रोकोमा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो नेत्र या आंख बोल सकते हैं। वहीं मेनिनजाइटिस से क्या होता है कि ब्रेन डैमेज हो जाता है। वहीं पीलिया में हमारा लीवर इफेक्ट करता है। वहीं निमोनिया में हमारा लंग्स प्रॉब्लम करते हैं। वहीं हेपेटाइटिस में लीवर और मलेरिया में स्प्लीन प्रभावित होता है। एक और प्रश्न एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है, वो यह है कि हमें किस चीज से डर लगने लगता है। वहीं अगर पूछा जाए निक्टोफोबिया से हमें अंधेरे से डर लगने लगता है। वहीं आर्निथोफोबिया से हमें पक्षियों से डर लगता है। वहीं फोटोफोबिया से हमें प्रकाश से। वहीं ओम्बोफोबिया से बारिश से। या अम्ब्रोफोबिया से बारिश से। क्लाइमोफोबिया से चढ़ाई से। थैलाइसोफोबिया से समुद्र से। क्रोमोफोबिया से रंग से। और जोबोफोबिया से हमें जंतुओं से डर लगने लगता है। अगर पूछा जाए कि हाइपोफोबिया से किस चीज से डर लगता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में
यूपीएससी के नए निदेशक किन्हें बनाया गया, तो वो बनाया गया हंसा मिश्रा को। किसको? हंसा मिश्रा को। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो वो है मनोज सैनी। यूपीएससी किस भाग से संबंधित है, तो यह भारतीय संविधान के अनुभाग 14 के आर्टिकल 315 से 323 के अंतर्गत आता है। वहीं इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1926 में लोक सेवा आयोग के रूप में। अगर पूछा जाए कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे रॉस रॉस बर्कर रॉस वॉकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2024 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो एजुकेशन के क्षेत्र में दिया जाता है और केवल मैथ वालों को। इसको हम मैथ के नोबेल के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2003 में। तो 2024 में किसे मिला है, वो मिला है मैसेल टेग्रा टेला ग्रैंड को। अगर 2024 का पिक्चर पुरस्कार पूछा जाए तो यह किसको मिला है, तो यह मिला है रिकेल यामामोटो को। एक किससे संबंधित है, तो यह वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हाल ही में कहाँ बसंत त्योहार शिग्मोत्सव मनाया गया है? बसंत त्योहार शिग्मोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो वो मनाया गया है गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। गोवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन कहाँ हुआ है या कहाँ मनाया गया, तो वो मनाया गया गोवा में। भारत लाइट हाउस का पहला उत्सव कहाँ मनाया गया, तो वो भी गोवा में। सभी हॉस्पिटल जो गोवा के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें आईवीएफ को फ्री कर दिया गया है। कृत्रिम रूप से बच्चा पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हर एक हॉस्पिटल में फ्री कर दिया गया है। हाल ही में ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, वो किया गया है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी क्या है और राजस्थान की सीएम कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वहीं आपसे पूछा जाए कि इस मंदिर में कितनी कितनी मूर्तियों का और लगाई जाएंगी, तो इसमें 1008 मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। किसकी? शिव भगवान की। ये किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो ये पाली जिले में बनाया जा रहा है। इसके जो ये मंदिर है इसकी शैली कौन सी, इसकी बनाने की शैली कौन सी है, तो इसकी बनाने की शैली है वो है नागर शैली। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी बात यह है कि जल्द ही मार्क्स बूस्टर सीरीज आने वाली है, तो आप लोग उसमें जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि मार्क्स बूस्टर सीरीज है वह जीएस के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। क्योंकि उससे बाहर जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें सारे के सारे वनडे एग्जाम्स कवर करने के सारे प्रश्न समाहित किए गए हैं। मिलते हैं उस क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में या अगली प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ थोड़ा सपोर्ट करें हमारे चैनल को, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए एक डिजिटल सेटअप तैयार कर पाएँ।